Hello, good evening everyone. Myself Kajal. I'm Kajal Mandloi. I'm from Indore and I'm a BM student, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. I'm studying at a Government Autonomous Ayurvedic Medical College and Hospital, Amkho, Lashkar, Gwalior. And also I'm a regular yoga practitioner at Yogi Yoga classes. Today we are celebrating, 8th of March, every year we celebrate International Women's Day, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस बार जो हम योगी योगा क्लासेस के साथ पूरा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रिगार्डिंग एक पूरा वीक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरा नाम काजल है। योगी योगा क्लासेस के साथ एसोसिएट करके मैं आज अपना एक टॉपिक प्रेजेंट करने वाली हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव वुमेन्स हेल्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपने 4 साल के इस योगा के आयुर्वेदिक स्टूडेंट होने की जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है फीमेल से रिलेटेड। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करती हैं। जैसे कि अर्बन एरिया में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फीमेल्स काफ़ी एजुकेटेड होती है, काफ़ी अच्छी फैमिली से होती है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है। बट जैसे कि हमें पता है इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में, ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में बेस्ड है। तो वहाँ की फीमेल्स को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेट करना और उन्हें अपने हेल्थ के लेकर प्रमोट करना कि उनके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, और वो कैसे अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करें और बेटर करें, और फीमेल की मोर्टिलिटी रेट जो कि बहुत ज़्यादा है इंडिया में उसको धीरे धीरे कम करें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। आज हम 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक फीमेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक फीमेल की लाइफ में 3 फेजेस आती है, स्टार्टिंग से यहाँ से समझते हैं। तो जो पहला फेज होता है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। इसको हम तब कह सकते हैं जब एक बच्ची होती है 12 साल तक की, उसमें जब तक वो पहली बार तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें अकर नहीं होती हैं, उसको जब पहली बार होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनार्क। मेनार्क जब एक फीमेल पहली बार अपनी लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें प्रेजेंट होती है या आती है, तो इसमें क्या होता है कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक हेयर्स, पेल्विक हेयर, और उसमें उसको आर्म में, पिट आर्म में हेयर, उनकी कैरेक्टर्स में उनकी ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स जो बच्चियां होती है काफ़ी शाय होती हैं, उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या फिर जो होता है कि उनको हम इतना अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते कि एक नेचुरल और नॉर्मल फिनोमेना है। तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी साइकोलॉजी पर इतना बुरा इफेक्ट ना पड़े, और वो इन सबको नॉर्मली लेके अच्छे से अपनी चीज़ें समझ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, और वो जो चीज़ें फेस कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही हैं, उनको अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मा से, अपने फ्रेंड्स से अच्छे से शेयर कर सकें। तो इसमें बच्चियों को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको पेल्विक एरिया में काफ़ी पेन होता है, और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है उनके पेल्विक, जो अपना लोअर पेल्विक एब्डोमेन के नीचे जो एरिया होता है वहाँ पर। अब दूसरी बात हम करते हैं रिप्रोडक्टिव एज में। तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज होती है हमारी 18 से 45 साल तक। इसमें फीमेल फर्टाइल होती है वो, क्योंकि उनमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, उसके बाद उनमें कंसीव करने की धीरे धीरे पावर कम होती जाती है। तो जो फीमेल्स में सबसे पहली चीज जो होती है कि आज हम पहली टॉपिक रिप्रोडक्टिव एज में, जैसे सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मतलब क्या? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर महीने आती है, और ये 3 से 5 दिन तक होती है। इसमें 30 to 50 ml तक का ब्लड एवरी मंथ एक फीमेल की बॉडी से डिस्कार्ड होता है या फिर निकलता है, जो वेजाइना के थ्रू।
ठीक है। अब इसमें एबनॉर्मलिटीज क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हमारे पास 4-5 मेन चीजें होती है जो कि एबनॉर्मल होती है, जो कि फीमेल्स को जानना बहुत जरूरी है, और उनके रिगार्डिंग उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से या अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज होती है एमिनोरिया। एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर एक फीमेल में प्यूबर्टी या फिर उसकी प्यूबर्टी के बाद या फिर 14-15 साल एज के बाद भी अगर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हो रही है, तो उसके कुछ उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है या फिर डिसीज कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से उसको मतलब मिनार्क या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ये दो टाइप की होती है, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मतलब जिस फीमेल ने एक बार भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई हो, और सेकेंडरी मतलब जिनको पहले से तो चल रही थी, पहले से तो आ रहे थे उनके मेंसेस, पर क्या होता है कि 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूसली नहीं आना। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि या तो फीमेल प्रेग्नेंट है, जो कि पहला होता है, या फिर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने बेबी को, उस ड्यूरेशन में भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होती है। तो ये एक नॉर्मल या नेचुरल चीज है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद होता है हमारा एमिनोरिया। एमिनोरिया हो गया। इसके बाद हमारा होता है पोलीमिनोरिया। तो पोलीमिनोरिया का मतलब होता है कि जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारी, जो कि 28 से 30 डेज के बीच होती है, तो पोलीमिनोरिया में क्या होता है कि ये साइकिल रिड्यूस होके 20 डेज या 15 डेज में आती है, जिसे फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इसमें फीमेल्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट, क्योंकि साइकिल बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है कंटिन्यूसली, तो फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी या एनीमिया हो सकता है। एक हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, जो कि नॉर्मल हमारा 10 से 12 ग्राम होना चाहिए, वो कम होके 5 या 6 या फिर 8 तक रह जाता है। इसमें हमें फीमेल्स को ये पहले डायग्नोस करना चाहिए, एनीमिया तो नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें उन्हें प्रॉपर हीमोग्लोबिन के लिए अच्छी हेल्दी डाइट खिलानी चाहिए, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, या फिर उनको आयरन के सप्लीमेंट देने चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। इसके बाद में ये हो गया हमारा पॉलीमिनोरिया। अब है ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया का मतलब होता है कि बहुत कम पीरियड आना, या फिर मतलब स्कैंटी पीरियड, मतलब सिर्फ 1-2 स्पॉट ब्लीड के होना, प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं होना। इसमें हमारे साथ क्या होता है कि फीमेल्स के साथ ये एक ऐसी कंडीशन है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 से 2 मतलब 2 महीने। नॉर्मली 28 डेज की होती है, बट उसमें 45 डेज या 60 डेज की होती है। ये भी एक डिसीज कंडीशन है। इसमें अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी डिले हो रही है, तो आपको चेक करवाना चाहिए कि या तो आप ओबेस तो नहीं हो, आप पीसीओएस या पीसीओडी, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, वो तो आप में कहीं डेवलप नहीं हो रहा है। इसके साथ हम देखेंगे कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है फीमेल को, जैसे उसको बैक पेन तो नहीं हो रहा है, रेडिएटिंग पेन तो नहीं हो रहा है, उसके पेल्विक एरिया में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उसे इन्फेक्शंस तो नहीं हुए हैं, इरिटेबिलिटी तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें हमें पता होनी जरूरी होती है, जो कि एक हर फीमेल को एक इतना पता होना चाहिए कि क्या उनकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है और क्या डिसीज कंडीशन है। क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स क्या होती है, वो अपनी रिप्रोडक्टिव या फिर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को काफी अंडर एस्टिमेट करती है। वो इतना उन्हें नहीं पता होता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कौन कौन सी डिसीज कंडीशन में क्या क्या उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो किन किन डिजीज से डायग्नोस्ड हो सकती है। क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम को इनिशियली या फिर जब वो स्टार्ट हुई उसके इनिशियल स्टेज में उसको डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसको इजीली क्योर किया जा सकता है। जैसे जैसे उसकी क्रोनिसिटी बढ़ती जाती है, उसी उसी के साथ साथ उसके ठीक होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो स्पेशली फीमेल्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें स्टार्टिंग से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक अच्छे से सबसे पहले तो उन्हें एक प्रॉपर रेगुलर डाइट को फॉलो करना चाहिए, जो कि एक हेल्दी डाइट हो, और उसके साथ ही उनको एक प्रॉपर अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल, योगा किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, जिससे उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, और वो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर में एक थर्ड मेन चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, दैट मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ये फीमेल्स में काफी होता है। काफी सारी फीमेल्स, जैसे ये जब हम हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी में हमारी मैम के साथ पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं या फिर उन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी सारी फीमेल्स है जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है, वो
उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है और वो बताना भी नहीं चाहती हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें किनसे बात करनी है, या फिर ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये एक डिसीज कंडीशन है और इसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसी के साथ में आपको अपने पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा क्रैम्प सा फील हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो इसे हम डिस्मेनोरिया की कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये सारी डिसीज हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में जो फीमेल्स मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करती है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे पहली प्रॉब्लम फीमेल क्या फेस करती है, वो मतलब जो आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, जो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका अमाउंट उसके ब्लड में ज्यादा हो जाता है, जो कि कम होना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है उनकी जो पीसीओएस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या सिम्टम्स जो होते हैं, उनके फेस पे फेशियल हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं आना, पिंपल ज्यादा हो जाते हैं, पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उनमें ओबेसिटी देखने को मिलती है क्योंकि फीमेल काफी ओबेस हो जाती हैं। ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो पॉलीसिस्टिक में क्या होता है कि जो इसमें सिस्ट यानी गठान जैसी तो बनती है, जो हमारी ओवरी होती है जिसमें ओवा होता है, जो ओवा जिसको हम आम भाषा में अंडा कहते हैं, वो जो होता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करके हमारे यूट्रस में आता है, जिसको जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट या फिर बाद में फीटस बनाता है एम्ब्रियो के साथ में, ठीक है। पर जब जो ओवम होता है वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता है और उसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे ओवम अंदर ट्रैप्ड होके एक उसके ऊपर एक लेयर जम के वो ऐसे छोटे छोटे, जब हम उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो सिस्ट जैसे फॉर्म दिखाई देते हैं। इसको हम पीसीओएस कंडीशन कहते हैं। ये एक प्योर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि वो हमें अपनी डाइट को कंट्रोल और सही मैनर में, जो कि हमारी पॉजिटिव डाइट जिसको हम कहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, उनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में पीसीओएस है तो उसे क्योर करना काफी इजी हो जाता है कंपैरेटिवली जो क्रोनिक पीसीओएस के पेशेंट होते हैं। इनमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी 2 या 3 महीने के अंदर एक बार आती है और उसी के साथ इनको हेवी फ्लो और पीरियड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए हमें मिलता है। तो पीसीओएस के पेशेंट में हमें मेन उनको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें 10 दिन या 15 दिन करने से उन्हें रिलीफ दिखने के लिए मिल जाएगा या फिर उनको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है हमारी बैलेंस हो गई। ये चीज अगर कोई नॉर्मल भी फीमेल है तो उसको रेगुलरली फॉलो करनी है कि वो रेगुलरली बेस पर एक्सरसाइज करे, किसी भी फॉर्म की हो। वो आप डांस के साथ कर सकती है, योगा कर सकती है, जिम कर सकती है, या फिर ज्यादा कुछ नहीं तो नॉर्मल एक आधा घंटे की वॉक भी उसे रेगुलरली करनी ही चाहिए। इसके साथ उसे, क्योंकि फीमेल्स में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उनमें ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनको एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी की काफी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर हीमोग्लोबिन उनका लेस हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक आयरन रिच जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को, या फ्रूट्स, इसके बाद साथ में हमें प्रोटीन, विटामिन जो कि हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और उनको कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए। पीसीओएस की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, जो कि फीमेल्स में फीमेल्स इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में हर 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करता है। तो जो इनफर्टिलिटी दैट मीन्स इनेबल इन कंसीविंग, इनेबिलिटी टू कंसीव, इसमें या तो मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फीमेल पार्टनर में कोई कंडीशन हो सकती है, या फिर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर्स में कोई कंडीशन, डिसीज कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए हमें पहले ये पता लगाना होगा कि प्रॉब्लम, ये हमेशा मिथ होती है कि इनफर्टिलिटी केवल फीमेल पार्टनर के थ्रू होती है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप सबसे इनफर्टिलिटी तो दोनों के पार्टनर का हमें देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक्चुअली डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी का मेन जो फीमेल, क्योंकि आज हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर फीमेल रिलेटेड इनफर्टिलिटी है तो इसको हम सबसे पहले, इसका मेन क्राइटेरिया क्या होगा डायग्नोस करने का। तो अगर कोई मैरिड कपल है
और वो 1 साल से ज्यादा साथ में रहकर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, उसके बाद भी अगर वो कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहेंगे, और उसको हम उसके बाद उसको तुरंत ट्रीट करने के लिए गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी का मेन कोज क्या होता है, क्योंकि देखिए आजकल ये जो है काफी कॉमन हो गया है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स जो कि अर्बन एरिया में अपने करियर को लेकर या फिर अपने एजुकेशन को लेकर काफी अवेयर हो गई है, और वो इन सबको करने के बाद ही अपनी शादी, मतलब 35 के बीच में ही अपना कंसीव शादी करना चाहती है। तो उससे क्या होता है कि लेट मैरिजेस के कारण इनफर्टिलिटी की एक मेन प्रॉब्लम जो होती है आज के जनरेशन में काफी देखने के लिए मिल रही है। तो लेट मैरिजेस के साथ क्या होता है, फीमेल्स में जैसे जैसे फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज बढ़ती जाती है, उनकी कंसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तो ठीक है ही, इसके अलावा जो फीमेल्स जो होती है, जो ओबेस होती है, जिनका अनकंट्रोल्ड वेट गेन होता है किसी भी रीजन से, उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो फीमेल्स जिनकी लाइफस्टाइल काफी खराब है, जैसे जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूमर है या फिर रेगुलर स्मोकिंग कर रही है, तो इन सारी फीमेल्स में क्या होता है कि इनमें भी हमें इनफर्टिलिटी के केसेस काफी देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें उनका प्रॉपर गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हमारा एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और उनकी ट्रीटमेंट और मेडिकेशन और उनके प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स में क्या होता है कि डिस्चार्जेस, तो एक फीमेल में जैसे कि हमें पता है, जैसे हमारी आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हर जगह से डिस्चार्ज होता है, जैसे फीमेल का एक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको हम विजाइना कहते हैं, वहां से भी डिस्चार्जेस होते हैं। तो क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है या फिर एक खुला हुआ जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रूट है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जो फीमेल्स में वजाइना होती है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होती है, बट फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे ये पता लगाएं कि जो हमारी वजाइना से डिस्चार्जेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल या फिर डिसीज कंडीशन के। तो देखिए, अगर हमें ईस्ट इन्फेक्शन होता है, तो जो फीमेल की वजाइना से अगर थिक व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज जो कि स्लाइमी होता है, ऐसे चिपचिपा सा होता है, अगर इस टाइप का फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो यीस्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का भी एक इंडिकेटर हो सकता है। अगर आपको एक क्लियर डिस्चार्ज, क्लियर वाटरी फ्लूइड अगर हो, तो वो एक प्रेगनेंसी में एक फीमेल को इस टाइप का वजाइना से डिस्चार्ज काफी नॉर्मल होता है। अगर आपको ग्रेइश डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इंडिकेटर हो सकता है। साथ ही अगर आपको रेड या फिर ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये तो या आपकी जो हमारी वेजाइना का इनरमोस्ट एंटर जो यूट्रस का आगे का पार्ट होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, अगर उसमें कोई जैसे हम कहते हैं अल्सर बन गए हैं या फिर कोई छिल गया है या फिर कुछ हो गया, तो उसकी ब्लीडिंग के साथ जो होते हैं, तो उसको हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं पिंक या फिर रेड वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर। ये हमारे वेजाइनल डिस्चार्ज और टाइप्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज आ गए हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाले नॉर्मल है और कौन से वाले एबनॉर्मल है, किसके लिए हमें वरी नहीं होना है और किसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ओके, इन्फेक्शंस, क्योंकि जो वेजाइना या फिर जो यूटीआई होती है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। वेजाइना, इसके अंदर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर एचआईवी, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। तो कुछ जो डिसीज या फिर इन्फेक्शन होते हैं जो वायरस के थ्रू होते हैं, ये होते हैं हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के थ्रू होते हैं, जिनका पता, इनकी सिवियरिटी जो होती है वो उन्हीं को पता होती है जो इससे सफर कर रहे होते हैं, या फिर जिन्होंने इनिशियल स्टेज में इसको फॉर
ब्लड लिया, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले, अब इन्फेक्शन का एक मेन जो सिम्टम होता है इसमें क्या हो सकता है कि आपको इरिटेबिलिटी हो रही है अपने इंटरनल ऑर्गन्स में, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, या फिर आपको किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये एक इंडिकेटर होता है आपके वेजाइनल इन्फेक्शंस का, या फिर उसमें कोई अल्सर्स टाइप बन रहे हैं, या फिर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन रहे हैं, इस टाइप के अगर कुछ हो रहा है तो एक इंडिकेटर होता है कि आपको हमें अपनी हेल्थ के लिए वरी होना चाहिए और डाइट जाके प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये हो गया हमारे इन्फेक्शंस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पीआईडी, जो होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक मतलब पेल्विक जो एरिया होता है फीमेल का, इसके अंदर उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, जैसे ओवरी हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया, हमारा यूट्रस हो गया, हमारा सर्विक्स हो गया, और हमारी वेजाइनल कैनाल हो गई और वेजाइना। अगर इसमें किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या होता है कि आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में आप अगर आप आई मीन इंटरकोर्स के ड्यूरिंग आपको पेन हो सकता है, या फिर इंटरकोर्स के आफ्टर आपको ब्लीडिंग हो रही है अपने वजाना से, तो इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और किस वेजाइनल जिस भी टाइप का इन्फेक्शन होगा उसमें भी आपको पीआईडी देखने के लिए या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब कि जो डिसफंक्शनल या फिर एबनॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं, कि ये जो ब्लीडिंग हो गई हमारी, पहले जो हमने बात की थी वो थी वेजाइना से ब्लीडिंग की, जो कि डिस्चार्जेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूट्रस, जो कि हमारा मेन ऑर्गन होता है किसी बेबी को कंसीव करने के लिए या फिर उसको ग्रो करके डिलीवर करने के लिए। उससे अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, और उसमें हमें क्या क्या मतलब इसके इंडिकेटर हो सकते हैं कि इससे हमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो जो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन है, तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मतलब आपकी जो एंडोमेट्रियल यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर होती है, उसका कोई टिश्यू वेजाइना से बाहर जाने की बजाय यूट्रस के अंदर ही किसी जगह पे जाके ग्रो करता है, और उससे कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, जो कि हमें बाहर दिखती है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं, उसके अलावा 2 साइकिल्स के बीच में या फिर किसी भी पीरियड के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका यूट्रस में कोई कैंसरस है या फिर कोई सिस्ट है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो उसमें भी आपको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि एबनॉर्मल होती है वो देखने को मिल सकती है। इसलिए हमें इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल की हाइजीन की। तो जो जैसे हमें पता है कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमें उनकी हाइजीन के बारे में, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जेनाइटल, उसका हमें केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसकी हेल्थ की, इसकी हाइजीन की प्रॉपर, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन प्रोन, इसमें काफी जल्दी आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके साथ ही आपको किसी भी टाइप के डिस्चार्जेस हो सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो होती है ये हाइजीन से रिलेटेड होती है। तो जितना हम क्योर कर सकते हैं इसको अपनी हाइजीन मेंटेन करके, उतना हम इसको करेंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि पहले प्यूबिक हेयर्स जो होता है वो बहुत कॉमन, मतलब कॉमन क्या हर एक फीमेल में होते हैं, तो उनको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है, क्योंकि जो प्यूबिक या फिर पेल्विक हेयर होते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी डिस्चार्ज, या तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का कोई ब्लड हो गया, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो भी फीमेल या आपके फीमेल का डिस्चार्ज, या फिर मेल पार्टनर का भी जो डिस्चार्ज है, या फिर इसके अलावा आपकी वजाइना से कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली वहां पे ग्रो करके इन्फेक्शन का एक मेन कारण होते हैं। और उसमें आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो कि वेजाइना होता है फीमेल में, उसमें इरिटेबिलिटी, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन को कॉज करता है। तो
इसलिए हमें प्रॉपर प्यूबिक हेयर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हमें उसका प्रॉपर वॉश होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल टाइम पे तो हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए अपने जेनाइटल ऑर्गन्स का, उन्हें प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। बिफोर सेक्स और आफ्टर हमें जो होता है, उसके बाद हमें अपने ऑर्गन को अच्छे से क्लीन करना होता है। इसके बाद में आपको उसको हमेशा ड्राई रखना होता है। हमें सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स के बजाय कॉटन पैड्स का यूज करना चाहिए, या फिर कॉटन जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हम यूज करते हैं कॉटन पैड या फिर कॉटन पेंटीज का यूज करना चाहिए, जो कि ब्रीथेबल होती है अपने स्किन के लिए। ओके। इसके बाद ये हमने चीज़ें जो जानी है, ये अभी रिप्रोडक्टिव फेज में जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, या फिर जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती है, जो मैंने अपने हॉस्पिटल में अपनी मैम के साथ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किए, मैंने इन सब के बारे में आपके साथ आज शेयर किया है। इसके बाद हमारे 2 मेन टॉपिक बचते हैं, इसके बारे में बताती हूँ। तो इसके बाद हमारा बचता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या कंडीशन होती है? मेनोपॉज होता है एक फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होने के बाद जो कंडीशन आती है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज दैट मीन्स स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, जो कि इंडिया में 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज के बाद में एक फीमेल में मेनोपॉज की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमारी, जब तक हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, जो कि जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एफएसएच, एलएच, जो भी हार्मोन्स जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं फीमेल्स में, एक जब ये हार्मोन नहीं होते हैं तो उनकी बोन्स वीक होने लगती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से उनमें बोन वीक, इतनी सारी प्रॉब्लम, या फिर उनमें कंटिन्यूस उनके स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस होगा, उन्हें सोने में प्रॉब्लम होगी, उन्हें कंटिन्यूसली मूड स्विंग्स होंगे। फीमेल्स में एक एज के बाद मतलब आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने देखा होगा अपनी एज में हम कैसे होते हैं, और एक फीमेल जो 45 के बाद होती है, जिनका मेनोपॉज फेज स्टार्ट हो गया है, उनमें थोड़ी मूड स्विंग्स कंटिन्यूसली होते हैं, उनमें एक रेगुलरली मतलब स्लीप पैटर्न में उनका डिस्टर्बेंस होता है, उनको एक एक्साइटमेंट में कमी होती है, थोड़ा डीमोटिवेटेड सी फील करती है, वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होती है कुछ भी काम करने के लिए। तो ये चीजें काफी नॉर्मल होती हैं एक फीमेल्स में मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है। इसके लिए हमें आजकल के जो डॉक्टर्स है, मतलब आज जो मेडिसिन सिस्टम है, उसमें उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे फीमेल्स को रखा जाता है। उनके भी अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। कुछ कंडीशंस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में फीमेल्स को नहीं रखा जा सकता, जैसे पीआईडी हो गया, या फिर उनको सर्वाइकल कैंसर हो गया, या फिर किसी टाइप का। और कुछ कंडीशंस में काफी हेल्पफुल होता है फीमेल के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल्स में काफी प्रॉब्लम्स जो होती है उसी के कारण होती है। तो ये आज हमने जो बात की है वो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, मैंने आपको जितना भी नॉलेज मैंने आज तक अपने हॉस्पिटल से अपनी मैम के साथ ओपीडी में टाइम स्पेंड करके, अपनी 4 साल की मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी में जो मैंने सीखा है, उसके बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, और आपकी जो आप इजीली समझ सके उसके बारे में बताया है। एक्चुअली क्या होता है इंडिया में फीमेल्स जो मतलब एक फीमेल जो होता है अपनी फैमिली का एक ऐसा पिलर होता है कि वो सारी फैमिली को जोड़ के रखती है। वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती उतनी अच्छे से जितना उसको रखना चाहिए, क्योंकि एक फीमेल की हेल्थ पे पूरी फैमिली की, उसकी नेक्स्ट जनरेशन की और उनकी पूरी फैमिली की ग्रोथ डेवलप करती है, डिपेंड करती है उनकी ग्रोथ पर। इसके लिए हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फीमेल्स को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमें हर टाइम पे स्कूल्स में सारे कैंपेन्स चलाना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो गांव में होते हैं, या फिर उनकी आशा कार्यकर्ता होती है, उनको एक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए फीमेल्स को
पता होना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, कौन सी डिसीज कंडीशन है, और कब उनको वरीसम होना है, कब उनको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है, दिखाना है, और जो प्रिकॉशन बताए गए हैं उनको फॉलो करना है, अपना ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स कंटिन्यूसली अपना वो डॉक्टर को दिखाने के बजाय अपना कंटिन्यूसली खुद से ही ट्रीटमेंट या फिर कंटिन्यूसली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उनको कंज्यूम करने से भी काफी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। उनको ये उन्हें पता नहीं होता है कि इनके ड्रॉबैक क्या होते हैं, या फिर कंटिन्यूसली अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज कर रही हैं तो उनको बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो परमानेंट स्टेराइल हो सकती है। तो इसके बाद में हमारा एक इससे ही एक जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसको हम फीमेल्स में अबॉर्शन के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो देखिए, अबॉर्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो स्पॉन्टेनियस होता है या फिर इंड्यूस्ड होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब कि आम जो होता है वो खुद से हो जाता है, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। और जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, इसमें एक इंड्यूस मतलब एक्सट्रैक्शन, जब हम खुद अपनी मर्जी से करवाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाकर या फिर अपनी एक लॉफुल तरीके से। तो अबॉर्शन क्या होता है, जो वायबल प्रोडक्ट होता है हमारे कंसेप्शन का, उसका एक्सपल्शन हो जाना वेजाइनल कैनाल से बाहर एक्सपल्शन हो जाना, इसको हम एज अ अबॉर्शन की डेफिनेशन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में तो वो खुद से हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। और जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, इसमें एक आता है जो हम खुद से करवाते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने अबॉर्शन को लीगल किया है 1971 में। इसको हमने एमटीपी एक्ट जो कि 1971 में बनाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर बनाया गया था। क्योंकि इंडिया में क्या था कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे फीमेल चाइल्ड को अंडर अपने बर्थ होने से पहले ही उसके फीमेल के वूम में ही किल कर दिया जाता है, या फिर उसके लिए अबॉर्शन अगर उन्हें पता चल गया तो वो करवाना चाहेंगे, या फिर खुद से अगर कोई अनमैरिड फीमेल है तो अगर वो पता चला वो है तो अनसेफ तरीके से अपने उसको टर्मिनेट करना चाहेगी प्रेगनेंसी को किसी भी कंडीशन में। तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाई है अबॉर्शन से, जिसको हम अबॉर्शन से रिलेटेड, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल 12 वीक तक की अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। मतलब कि 12 वीक, जिसे आप 3 महीने तक की प्रेगनेंसी को आप मान सकते हैं, इसको वो टर्मिनेट करवा सकती है। इसकी गाइडलाइन ये होती है कि ये एक या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर जिन हॉस्पिटल्स के को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वहां पे जाके वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर वो 15 वीक्स तक की है तो उसमें आपको 2 डॉक्टर्स, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, और 2 डॉक्टर्स का होना कंपलसरी होता है इसमें। तो देखिए, अगर लीगल किन केसेस में है अबॉर्शन, तो इसके कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, फिर अगर कोई कपल नहीं चाहता कि वो अभी बेबी को बर्थ कर दे, तो वो इस कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में, या फिर अगर कोई फीमेल है जिसका रेप हुआ है, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, जिसको कुछ पता नहीं है, या तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन लीगल होता है। या फिर अगर कोई अनमेरिड फीमेल है जो कंसीव या अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उसमें भी अबॉर्शन को लीगल किया जाता है। क्योंकि इससे पहले जब तक हमारे देश में अबॉर्शन को लीगल नहीं किया गया था, या फिर इसकी कोई सर्टन गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी, तब तक जो इलीगल तरीके से अबॉर्शन का बहुत ज्यादा होता था। और फीमेल्स में इंडिया में मोर्टिलिटी रेट बहुत फीमेल्स की बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। इसमें क्या होता है, इसका मेन रीजन क्योंकि अगर आप एबनॉर्मल या इलीगल तरीके से फीमेल को की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का ट्राई करते हैं, तो प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट हो जाती है, उसके साथ ही फीमेल में एक्सेसिव ब्लीडिंग जो यूट्रस से होती है, वजाइना से होती है, उससे कंटिन्यू उसका सडन या रैपिड उसका हीमोग्लोबिन या ब्लड लेवल फीमेल का ड्रॉप होता है, और कंटिन्यू इसी के साथ फीमेल की डेथ हो जाती है। क्योंकि जितनी तेजी से ब्लड का लॉस होता है, उतनी तेजी से हम उसमें उसको ब्लड के सप्लीमेंट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा सकते किसी भी कंडीशन में। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए इंडिया में अबॉर्शन को लीगल किया गया है। तो ये सारी चीजें एक फीमेल को पता होनी चाहिए, जो कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सिस्टम से रिलेटेड जो चीजें हैं,
तो और कुछ अबॉर्शन जो इलीगल तरीके से कराए होते हैं उसमें लाइफ थ्रेटनिंग चीजें बहुत ज्यादा होती है, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से नहीं करवाते हैं या फिर आप अपने मन से ही जो एम्प्टी पिल्स होती हैं उनको ले लेते हैं, क्योंकि वो सेफ नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि आपने ले तो लिया, उसमें अगर कंप्लीट एक टाइप, दो टाइप का अबॉर्शन होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से जो आपका एम्ब्रियो का निकल जाना, इनकम्प्लीट या फिर उसका कुछ पार्ट अंदर रह जाना। अगर एम्ब्रियो का कुछ पार्ट अंदर रह जाएगा तो वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा बट उसके साथ में कंटिन्यूसली फीमेल में ब्लीडिंग होगी। ये चीजें जो होती हैं एक फीमेल में काफी इंडिया में काफी कॉमन थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और काफी सारी फीमेल्स जो होती हैं वो अपनी शादी के बाद की लाइफ को, जिसको हम सेक्स लाइफ को या फिर अपनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को या फिर किसी भी टाइप की अपनी बातों को बताने में कंफर्टेबल नहीं होती है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुलकर अपनी सारी बातें किसी भी डॉक्टर को बता सकती हैं या फिर आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है उसका आप सॉल्यूशन ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो थी मैंने आज आपके साथ शेयर करी। मेरा नाम काजल है। मैं आपको एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, मैं बीएमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ये जो सारी चीजें हैं जो आज तक मैंने अपने 4 साल के मेडिकल स्टूडेंट के एक जर्नी में जो सीखी है, जो मैंने अपने ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में जितनी भी ओपीडीज अटेंड की है, तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो सारी रूरल एरिया की ही फीमेल्स आती हैं, तो उससे मुझे एक आइडिया लगा कि अवेयरनेस होना कितना ज्यादा जरूरी है, फीमेल्स को पता होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी भी इतनी सारी फीमेल्स है जो कि अनएजुकेटेड है। इंडिया में फीमेल्स के लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। उन्हें अपनी हाइजीन के बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के बारे में, अपनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में, अपनी ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ना कोई खासी जानकारी होती है उनके लिए क्या सही है, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, कौन सी चीजें उनकी लाइफ को थ्रेट कर सकती है, कौन सी चीजें उनको परमानेंट स्ट्राइल कर सकती है, इनका कोई उनको पता नहीं होता है। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमें स्कूल्स के लेवल पे, आंगनबाड़ी के लेवल पे, गांव में जाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे हमें डेवलप करना चाहिए और उनको ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि हम योगी योगा क्लासेस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया के साथ में जो हम कर रहे हैं, उसमें मेरा टॉपिक जो रिप्रोडक्टिव वुमेन हेल्थ था, उसके बारे में आज मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। आई होप आपको पसंद आई, आपको समझ में आई। और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।